हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है प्रीलिम्स 2025 का, उसके लिए यूपी पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्रम में अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो 2015 में री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। और हमने ऑलरेडी इसके 2 वीडियो बना रखे हैं 2015 के री एग्ज़ाम के ही, जिसमें हमने 101 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग इन्वायरमेंट ऑन इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, यानी 102 से स्टार्ट करेंगे, 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे व्याख्या के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है वहाँ से मतलब कवर कर रहे हैं। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, लाइक करना मन करेगा तो कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। कुल मिला के यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बस इतनी सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स पूछे गए थे एनवायरमेंट और इकोलॉजी से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस कह रहे हैं कि ये अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, तो ये तो ठीक है। कह रहे हैं इसका अपनी मतलब इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो ठीक बात है। कह रहे हैं कि यह एक बंद पारितंत्र होता है, तो यही गलत है, क्योंकि आप देखिए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद, तो यही गलत है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल नामक जो प्राणी विज्ञानी थे उनके द्वारा 1869 में जो इकोलॉजी शब्द है ना इसका प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक, पोषक स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, इसके साथ साथ स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण, अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इतनी सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये सब ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शंस क्या है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हेलोक्लाइन। ठीक है, तो सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, जबकि घनत्व प्रवणता को पाइक्लोक्लाइन व जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहे हैं? निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या फिर इवेपोराइट निक्षेप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो जानिए, ये हो जाएगा आइस कोर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतांक जो है वो प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कौन से जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है ये बताना। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। सुंदरवन बिल्कुल नहीं, मानस, ये दरअसल मनास ना होकर के मानस है। ठीक है, चेरापूंजी भी नहीं है। अब देखिए जो हमारे वेस्टर्न घाट है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वेस्टर्न घाट पता है कि नहीं? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें आप देखिए ये जो दक्षिण भारत वाला तट है उसमें ये है वेस्टर्न घाट, जबकि ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये गुजरात से स्टार्ट होकर के यहाँ तमिलनाडु तक आता है। हालांकि इस साइड हम लोग पश्चिमी घाट में हम लोग केरल को लेते हैं। ठीक है, तो ये केरल ही लास्ट तट इसका माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचानते हैं। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इनके साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। भारत का पहला हॉटस्पॉट जो है वो वेस्टर्न घाट है। इसका विस्तार आप देखें श्रीलंका तक है, तो भारत देश के बाहर ये आप देखिए श्रीलंका तक है। पश्चिमी घाट के अतिरिक्त अपने भारत देश में और कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो वो है हमारा पूर्वी हिमालय। ठीक है, और जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो वॉल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हमें रॉन्ग बताना है। ऑप्शन देखें, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम,
या इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस या फिर एज ऑफ इकोसिस्टम या लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। तो अब देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पोषण स्तरों की कम संख्या, यानी कि लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो आप देखिए पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यूएन द्वारा 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता जो दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करें, कहना है कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपको बताना है कौन है। करें माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स यानी प्रवाल शैलों का खनन, या फिर प्रवाल रोगों का फैलना, या फिर सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा अपना ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो वैश्विक ऊष्मन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए तो सागरीय जल का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले जो हरे रंग के शैवाल हैं, इनका रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं और मरने लगते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है प्रवाल विरंजन। वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्रवाल विरंजन है, इससे सर्वाधिक जो दुष्प्रभावित हुआ है वो हिंद महासागर है, और वर्तमान समय में विश्व में 58% जो प्रवाल है ना, वो संकटापन्न स्थिति में। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें, अगर आप ध्यान से जाकर के देखिएगा तो। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। ऑप्शंस देखिए 2004-05, 11-12, 2012-13 या फिर 2013-14। देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, 2011-12, 12-13, 13-14। मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं पता है फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2011-12। ठीक है, तो 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का जो नवीन अध्याय है वो ऐड किया गया। और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तीसरा कह रहे हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। और लास्ट है कि प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका उत्तर आप सबको पता है कि पहला वाला ही हो जाएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बृहद स्तरीय जैव भूरसायन चक्रों के माध्यम से जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की जो प्रक्रियाएं हैं, इनका चालन होता रहता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है। यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बस उत्तर जान लीजिए। तो इसमें हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, ये शामिल नहीं था। शामिल कौन था ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना स्टैटिक जीके हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये तैयार किया गया था, उसमें आप देखिए कानपुर, आगरा, वाराणसी और मेरठ में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन जो है उस पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें प्रयागराज अपना शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम असर्शन और रीजन दे रहे हैं, आप चलो उत्तर बताओ। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले कथन देखिए। कथन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। और रीजन क्या है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। और फिर आप वही देखिए, घिसा पिटा सा कूट दिया हुआ है, AR सही है।
और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर कह रहे हैं ए आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है कि ए सही है, आर गलत है। डी में कह रहे हैं ए गलत है किंतु आर सही है, लेकिन आप खुद को तो पता ही है कि उत्तर हो जाएगा पहला वाला, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी इसकी कर ही रहा है। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लीजिए। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें केवल इस नियत से देखिए कि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पे हमें पकड़ बना के रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि बुक्स एंड ऑथर से पुस्तक मतलब कि क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी इस बार आरओ में आप देखेंगे तो करंट अफेयर थोड़ा अजीब सा आया था। अजीब सा मतलब है उसमें न डेज पूछा गया, न थीम पूछी गई, न बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए, न डेट मतलब कि डेथ वगैरह जो पूछी जाती है वो पूछा गया। तो मतलब थोड़ा हटके आया था और ठीक ठाक आया था। कुछ लोग तो कह रहे थे बहुत इजी पेपर था, मेरे तो 160 बन रहे हैं। अब पता नहीं किसके 160 बन रहे हैं भैया, मेरे तो नहीं बन रहे। खैर चलिए, तो मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा जो फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी, तो ध्यान से देखिए, मतलब विमोचित की गई थी, लिखी तो गई थी दीपक नैयर जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या ऐसा देखना है, क्योंकि आपको पता ही है अब जो करंट अफेयर है नया नया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्न में से किसके द्वारा मार्च 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। ये था हमारा क्यूरोसिटी रोवर। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। जो नाइट्रोजन की मतलब प्राप्ति हुई थी वो क्यूरोसिटी रोवर से हुई थी। और ये किसका है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, अपना इसरो का नहीं है। मतलब हमने अभी कहा हमारा, तो इसका मतलब आप समझ लें इसरो का है, तो ऐसा नहीं है। ये जो क्यूरोसिटी रोवर है ना, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का है। ठीक है, और इसी की मतलब कि नासा की ही मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक परियोजना थी, जिसको इन्होंने 2011 में प्रक्षेपित किया था। और फिर उसके बाद ये 2012 में वहाँ पे पहुँच गया और 2015 में इसने ये सूचना भी दी थी कि वहाँ पे नाइट्रोजन मिला हुआ है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि वर्ष 2015 में अर्थ आवर कब मनाया गया। तो अर्थ आवर का मतलब समझते हैं कि नहीं। अर्थ आवर डे मतलब होता है कि जितने संसाधन हमें एक वर्ष में यूज़ करने चाहिए उतने संसाधन को हमने कब तक भर में यूज़ कर लिया। यानी कि कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ पैसे दिए गए हैं कि आप पूरे साल इतने ही पैसे यूज़ कर सकते हो। यानी कि सपोज दैट पॉकेट मनी मिली है कि आपको साल भर में 20,000 रुपये दिए जाएंगे और आपने उन 20,000 रुपयों को पता चला 3-4 महीने में ही समाप्त कर दिया, तो आगे की जो कंडीशन है वो आपकी कैसी होगी, मतलब भिखमंगो जैसी। तो वही है अर्थ आवर डे। जितना हमें नेचर के द्वारा प्रदान किया गया है कि आप इसको एक वर्ष में यूज़ करें, उसको हम लोग कितना जल्दी यूज़ कर डाल रहे हैं, वही है अर्थ आवर डे। तो आप देखिए 2015 में ये कब मनाया गया था, तो ये 28 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, यानी कि एक साल का जो संसाधन है उसको इन्होंने मात्र 3 महीने में ही समाप्त कर दिया। ठीक, तो चलिए हर साल का अलग अलग आता है। जैसे 2021 में आप देखिए 27 मार्च को मनाया गया था। फिर आप 2024 वाला देख लीजिएगा, 2024 वाला भी मना ही लिए हैं। 2025 वाला भी हो सकता है मन ही गया हो, जब तक भर में पेपर हो रहा है मना ही लिए गया होगा, तो देख लीजिएगा 2024-25 का। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका नाम क्या है इसका, टेक्टोनो फिजिक्स। इसके अनुसार विश्व का सबसे बृहद ज्ञात क्षुद्रग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, तो ये हो जाएंगे के.एम. मणि। ठीक है, और यहाँ देखिए वर्तमान जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और जो जीएसटी है ना वो आप देखें कि 1 जुलाई 2017 से लागू है। ये डेट कई बार पूछ चुका है आयोग। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा था, तो ये था दिल्ली हाईकोर्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया गया ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, तो उसमें भारत को 37वां स्थान मिला था। ठीक, अभी नया वाला देख लीजिएगा, हालांकि इसमें 2021 का दिया हुआ है। आगे देखिए, दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक कौन सा जो है क्षेपण किया गया था, तो इसमें था हमारा GSLV-3। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए। चलें आगे देखें। करंट अफेयर में हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि करंट अफेयर नया रहता है। आप बस करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। तो ऑपरेशन से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। अगर आपने देखा होगा 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था। जो RO 2014 मतलब 24 में हुआ था, जिसका री एग्जाम हो गया, उसमें भी ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे कथन कारण में। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा। किस लिए? तो असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा एक छोटा सुनने के यंत्र से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो स्टैटिक जी के टाइप के हो जाते हैं, साइंस में बन जाते हैं। और नैनो प्लग ये पूरी तरह से ना दिखाई पड़ने वाला एक छोटा सा सुनने का यंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आतंकवादी समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में गरिशा विश्वविद्यालय में 147 लोगों का कत्ल कर दिया। ये यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है ये आपको बतानी है। तो ये आप देखिए केन्या में है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई लोग UPSSC पेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो GK GS है उसको कवर करना चाहते हैं, तो हम अपने इसी चैनल पे डेली उसकी क्लासेस लेते हैं। आप चाहें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग उसमें हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ GK GS की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट जो है उसका सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे ही द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व बीइंग कंडक्ट इन यमन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यमन में जो संचालित किया गया था ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व, इसमें कौन से देश के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया? ऑप्शंस देखें, कतर, कुवैत, पाकिस्तान या ओमान। तो हो जाएगा ओमान। ठीक है, ऑप्शन सी। और आज मैंने उसमें जो वीडियो मतलब सॉल्व कराया है वो करवाया हुआ है विश्व के जो प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्रा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UPSS के देखे होंगे तो वो लोग हमेशा ही एक आध राजधानी पूछ लेते हैं, तो आप लोग भी चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2015 में निम्न में से किस राज्य ने अपने समुद्र तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा यानी शोर लाइन्स में डॉल्फिन जनगणना का कार्य प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा ओडिशा यानी ऑप्शन डी। आपको पता है वाराणसी से इस बार डॉल्फिन जनगणना की गई थी, जिसमें 2973 के साथ आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। तो ये जो डॉल्फिन गणना वाली है ना, ये न्यूज़ बहुत चर्चा में थी। इसको सारे टीचर्स ने बताया था, लेकिन इस बार एग्जाम में पूछा ही नहीं। और आपने देखा होगा 2023 में डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, ये पूछ लिया गया था। BPSC ने पूछ लिया था डॉल्फिन से संबंधित एक क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि फरवरी 2015 में भालचंद्र नेमाड़े को निम्न में से किस अवार्ड के लिए चुना गया था? ऑप्शन देखें, किंग फैजल अवार्ड या फिर नायूदम्फा अवार्ड, इंडिया हारमोनी अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड तो हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको तो ध्यान से देख ही लीजिए। ठीक है, और इस बार जो है कौन सा था वो मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, किसको मिला है ये भी बताया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश में उसके 4 नगरों के साथ मतलब 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण जो है वो मतलब करवाया गया? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा मार्च 2015 में विमोचित पुस्तक आतंक के साये में किसने लिखी थी? दो जो है पुस्तकें पूछी गई हैं। अब तो ट्रेंड ही थोड़ा चेंज हो गया है, अब तो 4 पुस्तकें एक साथ दे देते हैं, पूछते हैं बताओ कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस तरह के। तो इसका उत्तर देखिए ये हो जाएगा गरिमा संजय ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं निम्न में से कौन एक प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से सम्मानित नहीं हुआ था? तो ये हो जाएंगे हमारे इला गांधी जी। ठीक, चलिए आगे देखिए और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 2015 में क्या हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस SK सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जनवरी 2015 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं खूब, और देख लीजिए उत्तर स्वच्छ, हरित तथा प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2015 में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली CCTNS का
जो स्टार्टिंग है वो किया है, तो ये हो जाएगा अपना HP यानी हिमाचल प्रदेश। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि वो कौन सा अपना मतलब कि राज्य है अपने भारत देश के भीतर जिसने अपने यहाँ शून्यकाल की अवधारणा लाई है। तो किसी ने कमेंट नहीं किया, मेरे ख्याल से आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते हैं अभी। तो इसका जो उत्तर था ना वो हिमाचल प्रदेश ही था। उन्होंने आधे घंटे के लिए जो 0 आवर है वो लाया हुआ है अपने विधानसभा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शंस जो भी हैं क्या मतलब है, हमें केवल और केवल इसका उत्तर ही जानना है। तो उत्तर जान लीजिए कि नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, और हम लोगों के यहाँ बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। रोज बारिश हो रही है आजकल, बहुत बारिश हो रही है। मिसलेनियस, तो मिसलेनियस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि 22 दिसंबर 2024 में मिसलेनियस से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, क्वेश्चंस में भी। आप देखिए आरू का पेपर जिस तरह से इस बार पूछा गया है, किसी ने कल्पना नहीं की थी किस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, तो क्या है, तो आप सबको जरूर पता होगा। डाइक्लोफिनेक नामक एक दवा थी जो कि जानवरों को दर्द निवारण के लिए दी जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आरओ ने भी पूछ रखा है इसको। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि ये हमेशा के लिए सदाबहार टाइप के क्वेश्चन है। तो भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से बंगाल का गिद्ध यानी कि व्हाइट रम्ड वल्चर सर्वाधिक मात्रा में मिलता था। लेकिन 1992 से 2007 तक इनकी संख्या 99.9% घट गई। मुझे तो याद भी नहीं है कि कब मैंने गिद्ध देखा हुआ था, बहुत बचपन में देखा था। आगे देखें, अब ये घोर संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में पहुंच गया है। इसका मूल कारण क्या है, पशुओं को दर्द निवारक दवा दी जाती थी जिसका नाम क्या था, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, और ये पशुओं के जोड़ों के दर्द को मिटाने के काम आती थी। और जब ये दवाई जानवर खा लेते थे और उसके बाद सपोज दैट जानवर नहीं बचा, मर गया, तो मरने के बाद उसको फेंक देते थे। और फेंक दो तो फिर गिद्ध लोग भोज किया करते थे। जब गिद्ध आकर के भोज करते थे तो उससे क्या होता था कि वो जो है मतलब जो गिद्ध उस मांस को खाते थे ना, उन गिद्धों के जो गुर्दे हैं वो बंद हो जाते थे और उसी से बेचारे मर जाते थे। गिद्धों के संरक्षण के लिए हरियाणा गवर्नमेंट और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के मध्य एक समझौता 2006 में हस्ताक्षरित हुआ। और एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव जो कार्यक्रम है वो चलाया गया। और सेव का फुल फॉर्म जाने रहिए, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन। ठीक है, चलें आगे देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं मेगा डाइवर्स देश मतलब निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तो विशाल यानी कि विविध मेगा डाइवर्स देश कुछ देशों का समूह होता है जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाली अधिकतर प्रजातियां उपस्थित हैं और इसीलिए इन्हें जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को विशाल विविध माना है, जिसमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय देश हैं। वर्णमाला क्रम में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कॉन्गो, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और यूएस तथा वेनेजुएला इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और पहले में कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979। नेक्स्ट क्या है कि पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है एजेंडा 21 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। कार्बन व्यापार करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये तो गलत है ना, ये कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, ओजोन से जो ओजोन परत क्षरण है ना उससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यही वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या के निवारण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओजोन संरक्षण का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि मोस्ट फेवरेट डे है अपने यूपीपीसीएस का। ठीक है, और कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 137 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको भूटान में ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब बनता है, तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मैच कर लेंगे। एक साइड सूची 1, दूसरी साइड सूची 2, क्या मैच करना है। कह रहे हैं कि स्वर्णिम
त्रिकोण यानी कि जो गोल्डन ट्रायंगल है ये कहाँ पे बनता है, आपको ये बताना है। तो ये देखिए, ये ना जो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है इसी को कहते हैं क्या, गोल्डन ट्रायंगल। तो इसका तो 2 हो जाएगा, 1 का 2 कहाँ पे है देख लीजिए, ये ऑप्शन बी में है और इसका उत्तर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले जो है उन्हें देखिए, तो बरमूडा ट्रायंगल ये आप लोगों ने देखा होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो चाइना है या फिर म्यांमार, बताइए। तो ये भैया अपना म्यांमार है। ठीक है, रेड बेसिन तो ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी से रॉन्ग होने वाला है, लेकिन हाँ सबके सब मतलब कि तान ही है, तब हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो फिलहाल के लिए इसका उत्तर डाल लीजिए, ये हो जाएगा अपना किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, किर्गिस्तान जो देश है ना, इसे ही 40 कबीलों का देश कहते हैं। इसकी राजधानी जरूर देख लीजिए, इसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 में जातियां मतलब जनजातियां दी हैं, सूची 2 में स्टेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टोडा देखिए, टोडा तो सबको पता होगा कहाँ की है, तमिलनाडु की। तो टा से तमिलनाडु, ता से टोडा, थोड़ा सा मिलता जुलता है, याद कर सकते हैं, ऐसे मैंने याद कर रखा है। बिरहोर तो कई बार पूछी गई है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो बिरहोर हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, ये सारी जनजातियां ना कई बार पूछी गई हैं। तो ये कहाँ की है, ये है अपने झारखंड की। ठीक है, गारो तो मेघालय की है, वहाँ पे मेघालय में ही गारो पहाड़ियाँ भी हैं। बची लेप्चा, ये हो जाएगी सिक्किम की। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 3 1 4 2। चलिए आगे देखिए। और अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, छोटा नहीं हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम हो गए हैं नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जो है आप देखें तो आयोग इस समय मूड में है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमने नहीं पूछे अब हम उन्हें पूछेंगे। जैसे जलधारा वाला क्वेश्चन देखें, बहुत सालों से नहीं पूछा जा रहा है, इस बार पूछ लिया आरओ ने। तो निम्न में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है, ये आपको बताना है। तो कुलधारा, धनुषकोडी या लखपत या फिर चरखारी, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चरखारी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो घोस्ट टाउन यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु का है, और कुलधारा राजस्थान का, और लखपत गुजरात का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। ऑप्शंस क्या है, वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर तेल कंपनियां। तो जाहिर सी बात है ये सारा काम अब तेल कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका। तो आप बताइए, और किसका है, एनटीपीसी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो मतलब ये संयुक्त उपक्रम है, इसमें भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम की 51% हिस्सेदारी है, जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 49% हिस्सेदारी है। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कांडला किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, जल पोत भंजन के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, या निर्यात प्रसंस्करण के लिए, या फिर परंपरागत कला एवं शिल्प के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कांडला ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है और इसका निर्माण 1950 में हुआ। कांडला हमारे देश का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है और 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, 145 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को आप देखिए तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो उस टाइम की ये करंट अफेयर की बात थी, राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है। तो ये है अल्पसंख्यक मामलों का, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स। तो नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मंत्रालय की परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अनुरूप उच्च शिक्षा के हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आपको पता ही है इसका मतलब कि अनावरण भी हो चुका है, पिछले ही साल हुआ था। तो निम्न में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय।
तो अब चूंकि ये उस टाइम के करंट अफेयर का मसला है, इस वजह से ज़्यादा इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि हाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चंस खूब बन रहे हैं आजकल। तो एक साइड सूची एक, दूसरी साइड सूची दो। कह रहे हैं WTO सामने लिखा है भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। IMF सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषिद्ध करना। तीसरा कह रहे हैं सार्क ऋण नम्य ऋणों की स्वीकृति। और लास्ट है अपना IDA, कह रहे हैं दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और फिर वही कूट ऊट है। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तब आपको सब कुछ दिखेगा अच्छे से। ठीक है, अब दिख रहा है ना? एक सेकेंड, हाँ अब ठीक से दिख रहा है। तो चलिए इसको मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो जो WTO है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के जो उपयोग है इसको निषिद्ध करना। ठीक है, तो ये व्यापार से संबंधित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम ही है। IMF, तो ये जो IMF है इसका काम क्या है? ये देखिए, तो ये भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए जो वित्त है वो प्रदान करता है। सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग का संगठन है। और IDA ये नम्य ऋणों की स्वीकृति से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो A का 2, B का हो जाएगा 1, C का हो जाएगा 4 और D का हो जाएगा 3, यानी कि 21 43 कहाँ है? ऑप्शन C में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने के उद्देश्य को रखता है? ऑप्शंस क्या हैं? तो ये है जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना, जनश्री बीमा योजना या स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन D। ठीक है, तो आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब किया गया था? ये स्टैटिक जीके हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इस मिशन को केंद्र सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 2020-21 से 2024-25 तक के अवधि के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ 2015 में जो रो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस कर लिए। तो अभी तक भर में अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग लगातार देखते रहेंगे तो हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।